हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषिकेश मिश्रा एंड वेलकम टू अवर चैनल ले एमिकस। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? ऑल गुड। सो यार, ये हमारा सेकंड लेक्चर है सीआरपीसी सीरीज का। फर्स्ट लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने जुरिस्प्रूडेंशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ सीआरपीसी देखा था, जिसमें हमने पर्पस ऑफ सीआरपीसी देखा था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीआरपीसी। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल क्विकली रिवाइज जल्दी जल्दी कि हमने क्या पिछले सेशन में डिस्कस किया था, फिर हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो पिछले सेशन में हमने यही देखा था कि पर्पस क्या है, कि भैया बैलेंस लाना है सोसाइटल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट में। क्या लाना है? बैलेंस। सीआरपीसी का पर्पस क्या है? इज टू पनिश द कल्प्रिट, इज टू कर्ब द लिबर्टी। बट जो कर्बिंग है वो फेयर तरीके की होनी चाहिए, रीजनेबल तरीके की होनी चाहिए और नॉन आर्बिट्ररी होनी चाहिए। तो सीआरपीसी हमने कहा था कि अलाउ करता है कर्बिंग ऑफ लिबर्टी, लेकिन वो लिबर्टी जो आप कर्ब कर रहे हो वो फेयर तरीके से होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए। तो अल्टीमेट पर्पस क्या था? कि बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। अब हम इसका छोटा छोटे कॉन्सेप्ट समझते हैं कि टाइटल टाइटल ऑफ सीआरपीसी। आप बेयर एक्ट हो तो आप बेयर एक्ट जल्दी से खोल लो। तो टाइटल ऑफ सीआरपीसी में क्या दिया है? सीआरपीसी का टाइटल क्या कहता है? एन एक्ट एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर। तो जो टाइटल है सीआरपीसी का, जो आप शुरू में एकदम शुरू करते हो तो क्या लिखा होता है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ। ठीक है? लॉ रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर। अब व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेशन? व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेट? तो कंसोलिडेट का मतलब होता है कि ब्रिंगिंग ऑल लॉज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर टुगेदर। मतलब जितने भी लॉज है रिलेटेड टू क्रिमिनल प्रोसीजर, ये जो एक्ट है सीआरपीसी, ये उन सबको साथ में ला रहा है। ठीक है? जितने भी क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं, ये एक्ट उसका समअप है। मतलब सारे क्रिमिनल प्रोसीजर्स जितने भी हैं, ये इसमें है, इसमें कंटेन्ड है। तो ब्रिंगिंग ऑल लॉज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर टुगेदर, तो जितने भी लॉज है क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड, वो सब इसमें है, सीआरपीसी में है। मतलब एक कंप्लीट लॉ है रिलेटेड टू क्रिमिनल प्रोसीजर। तो हम ये कह सकते हैं, क्या ये एक्ट एग्जॉस्टिव है? कह सकते हैं, वी कैन से दैट थिंग दैट दिस एक्ट इज एग्जॉस्टिव इन नेचर। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? कि ये एक्ट जवाब है हर सवाल का। ठीक है? सारे लॉज जो भी हैं रिलेटेड टू क्रिमिनल प्रोसीजर, सब इसमें है। मतलब एक कंप्लीट एक्ट है, इसमें और ज्यादा एडिशंस करने की जरूरत नहीं है। इट इज एन कंप्लीट एक्ट। मतलब इट दिस एक्ट इज द आंसर ऑफ ऑल क्रिमिनल प्रोसीजर्स। सारे क्रिमिनल प्रोसीजर का जवाब ये एक्ट है जिसका नाम है सीआरपीसी। लेकिन आपको क्या ये सच लगता है, अगर ये स्टेटमेंट मैं बोलूं कि ये एक्ट जवाब है हर प्रोसीजर का, क्या ये आपको स्टेटमेंट सही लग रही है? बिल्कुल नहीं लग रही होगी। क्योंकि क्यों नहीं लग रही होगी? क्यों नहीं लग रही होगी मास्टर? वो इसलिए बेटा, क्योंकि हमने पिछले सेशन में क्या डिस्कस किया था कि जो सीआरपीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे कनेक्टेड है? लिबर्टी से। है ना? हम लिबर्टी को कर्व कर रहे हैं, हम लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जिसमें हम लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, उनकी लिबर्टी को कर्व कर रहे हैं। तो सिंस दिस एक्ट इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, ये एक्ट किससे रिलेटेड है? द एक्ट विच इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो हाउ इट कैन बी एग्जॉस्टिव? मतलब आप एग्जॉस्टिव कैसे कह सकते हो? भैया जो लिबर्टी है ना, बहुत डायनेमिक नेचर की होती है, बहुत ज्यादा डायनेमिक नेचर की होती है यार। इसमें जैसे सोसाइटी है, हमने कहा था ना कि यार सोसाइटी ये बैलेंसिंग करता है। अब ये अगर सोसाइटी से रिलेटेड है अगर ये एक्ट, तो सोसाइटी तो भैया चेंज होती है टाइम के साथ। टाइम के साथ सोसाइटी चेंज होती है, नए नए क्राइम्स आते हैं, नई नई सिचुएशंस आती हैं। तो ये एक्ट हर सिचुएशन का जवाब तो नहीं दे सकता ना। क्या ये एक्ट हर सिचुएशन को आंसर कर सकता है? क्योंकि सोसाइटी बदलेगी तो नई सिचुएशंस आएंगी, नए क्राइम्स आएंगे। तो ये जो एक्ट है सीआरपीसी, ये हर सिचुएशन का आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि क्राइम जो है वो डायनेमिक नेचर का है। विथ व्हेन सोसाइटी चेंजेस, ये सब कुछ चेंज होता है। क्राइम भी नए नए आते हैं सोसाइटी के चेंज होने से। है ना? विद टाइम सोसाइटी चेंज होती है और विद टाइम नए नए क्राइम्स भी आते हैं। तो हाउ कैन यू से दैट दिस एक्ट इज एग्जॉस्टिव इन नेचर?
बट हमने तो यार इसको एग्जॉस्टिव भी बनाना है, हमें तो यार इसको एग्जॉस्टिव ही रखना है। तो इसको एग्जॉस्टिव रखने के लिए, टू जस्ट टू मेक दिस एक्ट एग्जॉस्टिव, वी इंट्रोड्यूस्ड, और वी कह सकते हैं हमने जो इनहेरेंट पावर्स का कॉन्सेप्ट है वो हमने सीआरपीसी में डाला। जो इनहेरेंट पावर का कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ डाला? सीआरपीसी में। ठीक है, क्योंकि यार देखो, समय जैसे जैसे बढ़ेगा नए नए अपराध आएंगे, नए नए क्राइम्स आएंगे, तो सीआरपीसी जो कोडिफाई हुआ है वो हर सिचुएशन को तो आंसर नहीं कर सकता ना। तो हाउ कैन यू से दिस एक्ट इज एग्जॉस्टिव? Theoretically, you can say this act is exhaustive, but in practicality, how can you say that this act is exhaustive? So just to make that statement true, just to make that statement that this act is exhaustive, हमने इस इनहेरेंट पावर्स का कॉन्सेप्ट सीआरपीसी में डाला। अब ये इनहेरेंट पावर्स क्या है? व्हाट इज इनहेरेंट पावर्स? क्या हो जाएगा अगर इनहेरेंट पावर्स आ गया? तो ये कैसे ये एक्ट एग्जॉस्टिव हो जाएगा? समझो, देखो यार, इनहेरेंट पावर्स क्या है? पहली बात तो सीआरपीसी में इट हैज सम एक्सप्रेस प्रोविजंस, और जो एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं कोर्ट उससे बाउंडेड है। मतलब कोर्ट कुछ सीआरपीसी से हटके नहीं कर सकता, कुछ सीआरपीसी के एम्बिट से बाहर निकल के कुछ नहीं कर सकता। उसको सीआरपीसी के विधिन ही रहना पड़ेगा कि भैया जो भी एक्सप्रेस प्रोविजन है, जैसे एफआईआर फाइल होती है तो 154 में फाइल होती है। ठीक है, मेंटेनेंस अगर आपको चाहिए तो आपको 125 में जाना पड़ेगा। तो जो भी प्रोसीजर है सीआरपीसी में, आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, कुछ आप अलग नहीं कर सकते, है ना। ऑल यू आर बाउंड विद द एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ द सीआरपीसी। जितने भी एक्सप्रेस प्रोविजन दिए हैं सीआरपीसी में, कोर्ट उसी तरीके से चलेगी। अगर एफआईआर का प्रोसीजर है, एफआईआर दी है तो पहले आपको एफआईआर फाइल करनी पड़ेगी, फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, फिर पुलिस रिपोर्ट फाइल होगी जो भी एक्सप्रेस प्रोविजन है सीआरपीसी में, फिर मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा एज पर एक्सप्रेस प्रोविजन। तो कोर्ट आर बाउंड बाय द एक्सप्रेस प्रोविजंस। लेकिन लेकिन मास्टर, आप ही ने अभी बताया कि जैसे जैसे सोसाइटी, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, सोसाइटी चेंज होगी, क्राइम्स नए आएंगे, तो ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जब कोर्ट के पास या सीआरपीसी के पास उस सिचुएशन को लेके कोई जवाब ही नहीं है, कोई ऐसा प्रोसीजर ही नहीं है उस क्राइम को डील करने का, या कोई ऐसी रेमेडी जो आप क्लेम कर रहे हो पर सीआरपीसी के एक्सप्रेस प्रोविजन में है ही नहीं। तो हाउ हाउ कोर्ट विल गिव आंसर टू दो सिचुएशंस? मान लो नया क्राइम आया तो नए प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, है ना। हमें नए प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, हमें प्रोसीजर्स में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। अब ये कैसे करेगा? क्या मैजिस्ट्रेट कर सकता है? नहीं कर सकता। मैजिस्ट्रेट इज बाउंड बाय द एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी, है ना। जो रिलीफ सीआरपीसी में दी है वही मैजिस्ट्रेट दे सकता है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। तो क्या करें अब? अगर आप कोई रेमेडी क्लेम कर रहे हो और उस रेमेडी के रिगार्डिंग एक्सप्रेस प्रोविजन है ही नहीं सीआरपीसी में, तो कोर्ट कैसे आपको रेमेडी दे देगा? तो कौन देगा? तो हाउ यू कैन से दैट सीआरपीसी एग्जॉस्टिव? सीआरपीसी तो सबका जवाब है, कैसे कहोगे? नहीं कह सकते ना, इसलिए इनहेरेंट पावर्स डाला गया। तो जब जब ऐसी सिचुएशन आती है कि जब कोर्ट के पास कोई जवाब ही नहीं है, जब सीआरपीसी के पास कोई जवाब ही नहीं है उस सिचुएशन के रिगार्डिंग कि भैया ये रेमेडी हम कैसे दें, यहाँ तो कोई एक्सप्रेस प्रोविजन ही नहीं है, ये मैं ये क्राइम को मैं कैसे डील करूं, इस पे तो कोई एक्सप्रेस प्रोविजन ही नहीं है, इस पे कोई प्रोसीजर ही नहीं है सीआरपीसी में, तब तब इनहेरेंट पावर्स का रोल आता है, तब तब हाई कोर्ट का रोल आता है। तो हाई कोर्ट हैज द पावर टू प्रोवाइड दोज रेमेडीज। तो अगर मैजिस्ट्रेट या कोर्ट्स पे उस सिचुएशन का जवाब नहीं है, सीआरपीसी का जवाब नहीं है, तो हाई कोर्ट कैन यूज हिज इट्स इनहेरेंट पावर्स, वो अपनी इनहेरेंट पावर को यूज कर सकती है और वो रेमेडी दे सकती है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कि एग्जॉस्टिव बनाने के लिए इनहेरेंट पावर्स का कॉन्सेप्ट हमने सीआरपीसी में डाला। ये पहले से था, इनहेरेंट पावर्स का कॉन्सेप्ट पहले से है, हमने इसको, इस प्रोविजन को सीआरपीसी में डाला ताकि हम इसको एग्जॉस्टिव बना सकें। ठीक है, तो यही है सीआरपीसी इनहेरेंट पावर्स का फंडा। ठीक है, कि जब जब
कोर्ट जब जब सीआरपीसी जब जब कोर्ट ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि भाई इस पे तो कोई लॉ ही नहीं है, सीआरपीसी में इस पे तो सीआरपीसी में कोई एक्सप्रेस प्रोविजन ही नहीं है, तो हम क्या करें? अब हम क्या करें? देयर इज नो सिचुएशन, देयर सिचुएशन ऑफ नो लॉ रिगार्डिंग टू दैट सिचुएशन, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट क्या करे? अब फंस गई है, ना सीआरपीसी में कुछ लिखा है ऐसा। तो तब हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज करके रेमेडी दे सकता है, प्रोसीजर दे सकता है, ही कैन प्रोवाइड द प्रोसीजर। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट इनहेरेंट पावर्स। ठीक है, क्लियर है। अब 482 देखते हैं जल्दी से। लेट्स सी 482। तो 482 में क्या लिखा है? नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर्स, आईपी को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इनहेरेंट पावर्स को आईपी, ऑफ द हाई कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर्स। कैसे ऑर्डर मास्टर? मतलब कोई भी जो भी इस कोड में जो भी एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं, वो इनहेरेंट पावर जो है हाई कोर्ट की, उसको लिमिट नहीं कर सकते, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। मतलब हाई कोर्ट की जो इनहेरेंट पावर है वो सेव है फ्रॉम एक्सप्रेस प्रोविजंस, कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर को कम नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो क्या पावर है, वो कौन से केसेस हैं जब हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर को यूज कर सकता है, वो बताओ मास्टर। तो बताते हैं। तो सिर्फ 3 केसेस हैं बेटा जब हाई कोर्ट कैन यूज इट्स इनहेरेंट पावर। पहला केस है, पहला केस है एन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर सीआरपीसी। मान लो एफआईआर का प्रोविजन दिया हुआ है, एफआईआर 154, लेकिन उस प्रोविजन को पुलिस सही से यूज नहीं कर रही है, एफआईआर फाइल ही नहीं कर रही है, तो आप क्या डायरेक्ट हाईकोर्ट जा सकते हो? नहीं, उसमें भी बहुत सारे एक्सप्रेस प्रोविजंस दिए हुए हैं कि आप पहले सुपीरियर ऑफिसर पे जाओ, फिर वो मना कर दे तो आप मजिस्ट्रेट पे जाओ 156(3) में, फिर वो भी मना कर दे तो तब कहाँ जाओगे आप? अगर सभी रास्ते बंद हो गए कि मान लो पुलिस ने मना कर दिया कि मैं एफआईआर फाइल नहीं करूंगा, मैं नहीं कर रहा, तो आप सुपीरियर ऑफिसर पे गए, उसने भी मना कर दिया, फिर आप मजिस्ट्रेट पे गए, उसने भी मना कर दिया, तो आप कहाँ जाओगे? तो आप हाई कोर्ट जाओगे। तो हाई कोर्ट कैन यूज इट्स इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 482, और वो जो है ना, ऑर्डर पास करेगा टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर सीआरपीसी। मतलब इफेक्ट डालेगा कि भैया ये जो एक्सप्रेस प्रोविजन है उसको इफेक्ट में लाओ, एफआईआर फाइल करो। या मान लो कोई ऐसा एक्सप्रेस प्रोविजन है जो कि रिडंडेंट नेचर का है, जो कि उसमें इनइफेक्टिव नेचर का है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो जिससे वो इफेक्टिवली यूज हो सके, या रिडंडेंट है। ठीक है, रिडंडेंट है, तो हाई कोर्ट कैन पास ऑर्डर्स अंडर 482, कैन यूज इट्स इनहेरेंट पावर अंडर 482, और वो पास कर सकता है ऑर्डर्स कि भैया इसमें सेफगार्ड्स डाल दो, इसमें कॉशंस डाल दो, इसमें कुछ ऐसा डाल दो कि ये प्रोविजन इफेक्टिव हो जाए, अच्छा हो जाए। तो इनहेरेंट पावर का पर्पस आप समझ रहे हो कि एक्सप्रेस प्रोविजन को ओवरराइड नहीं करना है, इसका पर्पस, इसका पर्पस क्या है कि एक्सप्रेस प्रोविजन को इफेक्टिव बनाना। इफेक्टिव मतलब वो अच्छे से यूज हो सके। ठीक है, समझ रहे हो ना आप बात? तो जब भी कोई प्रोविजन इन सीआरपी इज नॉट फॉलोड प्रॉपरली, अगर कोई प्रोविजन है, एक्सप्रेस प्रोविजन है सीआरपीसी का, वो फॉलो नहीं हो रहा है अच्छे से, नहीं हो रहा है फॉलो अच्छे से, तो हाई कोर्ट कैन यूज इट्स इनहेरेंट पावर और वो उसको अच्छे से फॉलो करवा सकती है। पहली चीज इसमें आ रहा है ये सब। दूसरी चीज, अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन रिडंडेंट नेचर का है, ये इनफेक्टिव है, तो आप उसको इफेक्ट दे रहे हो, प्रॉपरली उसको एफिशिएंट बना रहे हो सेफ गार्ड्स देके, है ना, प्रॉपर उसको मीनिंग देके। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट कैन डू इट, क्योंकि बाकी लोग तो नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा पहला केस। पहले केस में हमने क्या सीखा कि जब एक प्रोविजन क्या है फॉलो, जब एक्सप्रेस प्रोविजन सही से फॉलो नहीं हो रहा है, तो हाई कोर्ट कैन यूज इट्स इनहेरेंट पावर और ऑर्डर्स पास कर सकती है। या रिडंडेंट नेचर का एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस प्रोविजन क्या है? रिडंडेंट है, जो भी एक्सप्रेस प्रोविजन है सीआरपीसी वो रिडंडेंट नेचर का है, तो हाई कोर्ट कैन पास। अब सेकंड केस है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ एनी प्रोसेस। कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन का अगर कोई अब्यूज कर रहा है, जैसे कि फॉल्स एफआईआर आप फाइल कर रहे हो, है ना, झूठी एफआईआर अगर आप फाइल कर रहे हो, तो आप अब्यूज कर रहे हो, एक्सप्रेस प्रोविजन का अब्यूज कर रहे हो, 154 का अब्यूज कर रहे हो। तो अगर जब भी अब्यूज होता है, तो हाई कोर्ट कैन यूज इट्स इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 482 और वो प्रिवेंट कर सकता है।
ठीक है, तो हाईकोर्ट प्रिवेंट कर सकता है। प्रिवेंट कैसे करेगा मास्टर? वो फॉल्स एफआईआर को क्या कर देगा? क्वाश कर देगा। ठीक है, फॉल्स एफआईआर कैन बी क्वाश्ड अंडर सेक्शन 482। तो आप एप्लीकेशन डालोगे हाई कोर्ट में कि सर ये मिसयूज हो रहा है एफआईआर का, एक्सप्रेस प्रोविजन का मिसयूज हो रहा है, काइंडली डू समथिंग, तो 482 में वो प्रिवेंट कर सकते हैं और क्वाश कर सकते हैं। फिर होता है टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस का मतलब कि सिचुएशन ऑफ नॉन लिक्विड है। सिचुएशन ऑफ नॉन लिक्विड मतलब सिचुएशन ऑफ नो लॉ, जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि भाई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसपे कोई लॉ ही नहीं है, लॉ ही नहीं है, अब क्या करेगा कोर्ट? सीआरपीसी को ऐसा एक्सप्रेस प्रोविजन दे ही नहीं रहा है उस सिचुएशन के रिगार्डिंग, तो क्या करेगा कोर्ट? बैठा रहेगा क्या? नहीं। 482 हाई कोर्ट। सर्वदाता कौन है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट करेगा फिर। तो जब भी सिचुएशन ऑफ नो लॉ आती है तो हाई कोर्ट कैन गिव लॉ, हाई कोर्ट कैन क्रिएट इट्स ओन प्रोसीजर। हाई कोर्ट क्रिएट कर सकता है। जैसे मान लो आपको पता है कि देयर इज एक्सप्रेस प्रोविजन रिगार्डिंग स्टार्टिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। बहुत अच्छा प्रोसीजर दिया है कि एफआईआर फाइल करोगे, फिर पुलिस प्रोसीड करेगी, फिर फाइनल रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट फाइल होगी, फिर ऐसे ऐसे चलेगा सब। लेकिन क्या कोई ऐसा एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ टेकिंग बैक द इन्वेस्टिगेशन? कंसिडर, सपोज मान लो कि कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन बहुत रिडंडेंट है, बहुत रिडेंटली स्टार्ट हुई है, बहुत फॉल्स नेचर का है। कोई केस शुरू हुआ लेकिन बहुत फॉल्स नेचर का है, बहुत रिडंडेंट है, उस पे इन्वेस्टिगेट करने का कोई पर्पस नहीं है। तो क्या कोर्ट टेकिंग बैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन लेकर का ऑर्डर पास कर सकता है कि मैं हम इन्वेस्टिगेशन वापस लेते हैं भाई हम, क्योंकि जो केस है बहुत मिसलीडिंग नेचर का है, बहुत फॉल्स नेचर का है। समझ रहे हो आप? तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि भैया इन्वेस्टिगेशन, मान लो मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि यार बेकार केस है, फॉल्स केस है, झूठा केस है, लेट्स टेक बैक द इन्वेस्टिगेशन, लेट्स स्टॉप द इन्वेस्टिगेशन। क्या ये हो सकता है? क्योंकि जब भी बेटा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है एफआईआर से, तो खत्म किस पे होती है? पुलिस रिपोर्ट पे। लेकिन अगर बीच में कोर्ट को लग रहा है कि यार रिडंडेंट है, फालतू टाइम वेस्ट है, लेट्स टेक बैक द इन्वेस्टिगेशन, फॉल्स केस लग रहा है, वापस ले लेते हैं, तो क्या ये ऑर्डर पास कर सकता है कोर्ट? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है इस पे। तो जब कोई एक्सप्रेस प्रोविजन ही नहीं है इस पे, तो कोर्ट, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, कोर्ट क्या करेगा, कैसे पास करेगा? तो आप कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट। 482 में हाई कोर्ट जाओगे कि सर प्लीज पास द ऑर्डर ऑफ टेकिंग बैक द इन्वेस्टिगेशन। ओनली हाई कोर्ट कैन पास, क्योंकि इस पे कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है, देयर इज नो लॉ रिगार्डिंग दैट सिचुएशन इन सीआरपीसी, बट हाई कोर्ट हैज द पावर टू पास लॉ, टू पास ऑर्डर ऑन दैट। ठीक है, या एक और एग्जांपल देता हूँ इस पे आपको, बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये तो हो गए तीनों केसेस हमारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों के एक एक एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है। एक बार मैं आपको फर्स्ट का एग्जांपल समझाता हूँ अच्छे से। कि मान लो एक मेंटेनेंस की एप्लीकेशन 125 में वाइफ ने फाइल करी है अगेंस्ट हस्बैंड, और कोर्ट ने हस्बैंड को समन दिया कि भाई आ जाओ, एप्लीकेशन मेंटेनेंस की फाइल हुई है और आपको कोर्ट आना है, समन इशू किया। हस्बैंड नहीं मानता है, हस्बैंड समन को डिसोबे करता है, समन को क्या करता है? डिसोबे। तो अब कोर्ट क्या करेगी? वारंट इशू करेगी कि भाई अब ये तो समन मान नहीं रहा है, तो चलो लेट्स इशू द वारंट। कि पुलिस को वारंट इशू करेगी और पुलिस से कहेगी जाओ और पकड़ के लेके आओ, पकड़ के लेके आओ उसको। पुलिस जाती है और कहती है, पुलिस जाके वापस आ जाती है और कोर्ट में कहती है कि सर हमें तो मिल नहीं रहा है, और हमें तो मिल ही नहीं रहा है, वो कहाँ भग गया है पता नहीं, एच कहीं चला गया है, हस्बैंड कहीं गायब है, और हमें मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो अब अब वाइफ क्या करती है, क्या फाइल करती है? 482 की एप्लीकेशन कि भैया जो पुलिस है ना, हाई कोर्ट, ये पर्पसली एच को अरेस्ट नहीं कर रही है, जानबूझ के एच को पकड़ ही नहीं रही है, जानबूझ के एच को अरेस्ट नहीं कर रही है। तो इस केस में हाईकोर्ट क्या करेगा? जो वारंट का पर्पस है कि आप उसको पकड़ के लेके आओ कोर्ट में, वो फुलफिल नहीं हो रहा है। जो वारंट से रिलेटेड एक्सप्रेस प्रोविजन है वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, वो इफेक्टिवली यूज नहीं हो रहे हैं। तो हाईकोर्ट क्या करेगा? 482 में इनहेरेंट पावर यूज करेगा और पास करेगा ऑर्डर्स कि भैया चलो, अगर आप नहीं लाओगे तो मैं आपकी सैलरी काट लूंगा। पुलिस की सैलरी मैंने अटैच कर दी, अगर आप नहीं लाए तो आपकी सैलरी कटी।
तो ये कुछ भी ऐसे ऑर्डर्स पास कर सकता है हाईकोर्ट टू मेक दैट एक्सप्रेस प्रोविजन इफेक्टिव, कि वो यूज हो सही से। क्योंकि पुलिस अगर उसको पर्पसली अरेस्ट नहीं कर रही है डिस्पाइट ऑफ वारंट ऑर्डर, कि वारंट इशू हो गया है, फिर भी पुलिस उसको जानबूझ के अरेस्ट नहीं कर रही है एच को, तो हाईकोर्ट क्या करेगा? ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है। तो ये केस था कि वाइफ जा सकती है हाईकोर्ट, अंडर सेक्शन 482 में वो एप्लीकेशन फाइल करेगी और कहेगी कि सर, हाईकोर्ट से कहेगी कि सर पुलिस तो जानबूझ के अरेस्ट नहीं कर रही है एच को, तो जो वारंट का पर्पस है वो तो फुलफिल ही नहीं हो रहा है। तो हाईकोर्ट क्या कर सकता है उस केस में? ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको इनहेरेंट पावर्स क्लियर हुआ हो अच्छे से, कि ये यही तीन केसेस है जिसमें हाई कोर्ट कैन एक्सरसाइज इट्स इनहेरेंट पावर। मैंने आपको तीनों केसेस के एग्जांपल बता दिए, तीनों केसेस का मैंने आपको अच्छे से क्रक्स बता दिया। अभी कुछ बातें और रह गई। इनहेरेंट पावर काफी बड़ा टॉपिक है, कि वाई इनहेरेंट पावर इज ओनली गिवन टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को ही क्यों दिया गया है मास्टर, सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दिया गया, सेशन कोर्ट को क्यों नहीं दिया गया, सिर्फ हाई कोर्ट को क्यों दिया गया, और क्या सीआरपीसी इनहेरेंट पावर को क्रिएट करता है? ये सारे सवाल ही हम देखेंगे। ठीक है, एक एक पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा वरना। आई होप आपको यहां तक तो क्लियर हुआ हो कि टू मेक द एक्ट एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव बनाने के लिए ही इनहेरेंट पावर को यूज किया गया, ताकि ये हाईकोर्ट जवाब दे सके हर सिचुएशन का, कि अगर अगर देयर इज अ सिचुएशन ऑफ नॉन लिक्वे तो हाईकोर्ट कैन पास इट्स ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि बाकी जो कोर्ट्स है वो तो एक्सप्रेस प्रोविजन से बाउंड है सीआरपीसी के, तो हाईकोर्ट को इसलिए इनहेरेंट पावर दी गई ताकि वो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ठीक है, सो थैंक यू। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। ठीक है, एंड थैंक यू।